हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते होंगे और ये टॉपिक बहुत सालों से न्यूज़ में चल रहा है, करंट अफेयर्स में चल रहा है और हमेशा इसके अपडेट्स आते रहते हैं जो इन्वायरमेंट साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज विजन फॉर विकसित भारत। ये विजन फॉर विकसित भारत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का है। एंड थर्ड इज व्हाट ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंटेल्स। ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैसे होगा, तो ये भी आपको सोसाइटी सोशल जस्टिस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे जो पहले हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनके, और अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा और मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। जो भी नए वर्ड्स, वट एवर न्यू वर्ड्स यू आर लर्निंग, वट एवर न्यू वोकेबलरी यू आर एडिंग, है ना, इन योर लिस्ट, प्लीज मेंशन हियर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आपका रिटेंशन जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो पाए। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। इथेनॉल समझते हो? इथेनॉल, इथेनॉल का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, देखो प्रीलिम्स में फॉर्मूला भी आ सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेन। तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला है। मिथेनॉल होता है, उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल अल्कोहल है। व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज अल्कोहल। जो आप तो नहीं, बट जो भी लोग लिकर कंज्यूम करते हैं तो उस लिकर कंजम्पशन में मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो इथेनॉल का ही होता है। जो अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है? इथेनॉल होता है। इसीलिए अल्कोहल में अगर आप लाइटर लगा दो, है ना, जो भी ड्रिंक करने का अल्कोहल है, फटाफट उसमें आग लग जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जो जल सकता है। और मीथेनॉल भी होता है। मीथेनॉल भी क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये सब हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन जहाँ पे आ जाता है, हाइड्रोकार्बन, मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं। हर हाइड्रोकार्बन के बारे में तो नहीं, बट मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन फ्यूल के बारे में काम कर सकते हैं। अब बात होती है अल्कोहल इथेनॉल की। इथेनॉल जो है वो शुगर केन से बनाया जा सकता है। शुगर केन से। इथेनॉल जो है वो राइस से बनाया जा सकता है। इथेनॉल जो है वो मेज से बनाया जा सकता है। तो इथेनॉल बनाने के बहुत सारा अलग अलग फूड क्रॉप्स जो है, फूड क्रॉप्स, इवन वेस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स, और जो कि राइस कल्टीवेशन के बाद जो डंठल और जो क्रॉप का रेसिड्यू रिमेन रह जाता है, उससे भी क्या बनाया जा सकता है? इथेनॉल मिथेनॉल बनाए जा सकते हैं। तो इथेनॉल मिथेनॉल बनाए जा सकते हैं उन रेसिड्यू से। तो इसीलिए ये रेसिड्यू से इथेनॉल बना के उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा रहा है। अब पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने से क्या होगा? जो भी आपका व्हीकल है उसमें उसको मिक्स किया जाएगा, उसमें जाएगा, और पेट्रोल के साथ इथेनॉल भी यूज हो रहा होगा। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पेट्रोल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था 2025 तक। तो 2025 चल ही रहा है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा? पेट्रोल जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इथेनॉल उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसका क्या है? कम है। तो अगर हम इथेनॉल का ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है वो कम होता है। साथ साथ में ये 20% हम खुद जनरेट कर पाएंगे इंडिया के अंदर। तो जितना भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। बाई अप्रैल 2025 E20 कंपेटेबल व्हीकल बिगेन रोलिंग आउट। तो नए नए जो व्हीकल हो रहे हैं, जो अब अप्रैल 2025 के व्हीकल्स खरीद रहे हो, वैसे व्हीकल क्या है? E20 कंपेटेबल है। मतलब उनका जो इंजन है वो इथेनॉल 20 को के हिसाब से बनाया गया है कि 80% कंपोजिशन उसमें पेट्रोल का रहेगा, 20% कंपोजिशन उसमें इथेनॉल का रहेगा। जो पुराने व्हीकल हैं, पुराने व्हीकल में ऐसा नहीं है। पुराने व्हीकल या तो 10% इथेनॉल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या शायद 0% इथेनॉल को। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि इथेनॉल 20% ब्लेंड करने से पुराने इंजन भी आराम से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो रिसेंट रिपोर्ट वो बताती हैं कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो पुराने व्हीकल्स का बढ़ रहा है। इंजन कैपेबिलिटी कंपैटिबिलिटी उतना बेटर नहीं है पुराने इंजन्स का, अगर इथेनॉल ब्लेंड करके पेट्रोल उनमें दिया जा रहा है, और हायर मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है। बार बार उनको मैकेनिक के पास ले जाना, और ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने कब किया था? 2021 में अनाउंस किया था कि 2025 तक 20% जो व्हीकल होंगे वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज करेंगे। 20% व्हीकल नहीं, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज किया जाएगा। इसके लिए क्या है? एक तो एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा ऑयल पे डिपेंडेंसी जो है, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी जो है काफ़ी कम होगा। अभी हम अपने
जरूरत का 85% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर ये 85 से घट के 80% भी आता है तो इंडिया के लिए बहुत ह्यूज बेनिफिट है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारा कम होगा। ग्लोबली भी हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करता है उससे हम अलाइन होंगे बेटर। व्हीकल कंपैटिबिलिटी फ्रॉम अप्रैल 2023 न्यू व्हीकल मस्ट बी E20 कंप्लायंट। अप्रैल 2023 से नए व्हीकल को E20 कंप्लायंट होना जरूरी है। कंसर्न्स रिमेन फॉर द 95% ओल्डर फ्लीट डिजाइंड ओनली फॉर E10। E10 के लिए डिजाइन फ्लीट जो 95% ओल्डर व्हीकल है उसके लिए जरूर एक कंसर्न यहाँ पे रह जाएगा कि हाँ पुराने व्हीकल्स को कैसे ओल्डर व्हीकल्स को कैसे मैनेज किया जाए। इथेनॉल प्रोडक्शन पाथवेज इन इंडिया में इथेनॉल प्रोडक्शन के क्या पाथवेज हैं। शुगर केन डेराइव्ड फीड स्टॉक, सी हेवी मोलासिस 28-32% शुगर, बी हेवी मोलासिस। अब इंडिया में जो भी शुगर केन है, जैसे देखो ये शुगर केन है क्रॉप, इसको फर्मेंट किया जा सकता है, इसको प्यूरिफाई किया जा सकता है, इससे क्या बनता है इथेनॉल। इसको आप ब्लेंड कर दोगे पेट्रोल में, इसको ट्रांसपोर्टेशन में आप फ्यूल स्टेशन पे भर दोगे, वहां से पेट्रोल वाली गाड़ियां जो हैं इनको भर के निकलेंगी। अब फीड स्टॉक मतलब शुगर केन से कैसे कैसे, सी हैवी मोलासिस, मोलासिस जो होता है शुगर केन का पार्ट है ना, तो उससे उसमें शुगर होता है। बी हैवी मोलासिस, शुगर केन जूस, इन सब से क्या बनाया जा सकता है इथेनॉल। ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक, ब्रोकन राइस से है ना, जो राइस इतना यूज का नहीं है, मेज से क्या बनाया जा सकता है इथेनॉल। बनाया जा सकता नहीं है, बनाया जा रहा है ना, बहुत हेवी बनाया जा रहा है। 2G फीड स्टॉक, राइस स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ मतलब जो बच गया, व्हीट स्ट्रॉ से है ना, जो भी रेसिड्यू बच जाता है खेतों में उससे जो है क्या बनाया जा सकता है इथेनॉल बनाया जा सकता है। प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन का है। माइक्रोबायोस और एंजाइम्स इसको फर्मेंट करेंगे, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट होगा। करंट रिलायंस इज ओवरवेलमिंग ऑन 1G फीड स्टॉक। 1G मतलब 1 जनरेशन फीड स्टॉक में क्या आता है, शुगर केन, क्या आता है राइस, क्या आता है मक्का, मेज। एग्रेवेट्स फूड फ्यूल एंड वाटर फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक पे डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब अगर हम शुगर केन पे डिपेंडेंट रहेंगे, अगर हम राइस पे डिपेंडेंट रहेंगे, मेज पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो एक तरह से शुगर और राइस क्या है, फूड है। ठीक है, तो फूड को डाइवर्ट कर रहे हैं हम, कहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, फ्यूल पे। और दूसरा, ये शुगर और राइस ऐसा फूड है जो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा वाटर पीता है। जब इसको आप ग्रो करते हो, कल्टीवेट करते हो, मतलब बहुत ज्यादा पानी आपका यूज हो रहा है, तो आप फ्यूल बना रहे हो। मतलब ये जो हम फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं अभी, उससे फूड एंड फ्यूल एंड वाटर एंड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो रहा है। 2G प्लांट एग्जाम्पल पानीपत आर स्टिल लिमिटेड एंड कैपिटल इंटेंसिव। 2G प्लांट जो है वो लिमिटेड है और कैपिटल इंटेंसिव है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, इट हैज हाई कार्बन कंटेंट। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के पास कार्बन कंटेंट क्या है, बहुत हाई है। मेड फ्रॉम एडिबल आइटम, एडिबल आइटम से बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल शुगर से, कॉर्न से, स्टार्च से क्या बना होता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल किससे बना होता है, ग्रीन हाउस गैस कंटेंट लेस देन 1 फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, राइस का हस्क, राइस जो होता है उसके ऊपर का हस्क, वुड से, वुड के चिप्स है ना, लकड़ी जो वेस्टेज है उससे भी आप क्या बना सकते हैं, बायोफ्यूल। तो फर्स्ट जनरेशन तो उसमें कार्बन कंटेंट काफी हाई है, वो डायरेक्टली खाना ही है, आपका एडिबल आइटम है। ठीक है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी ये क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, इन सब में क्या डिफरेंसेस होता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो कार्बन न्यूट्रल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिट जो होता है वो सिक्वेस्ट भी हो जाता है उससे। एल्गी वगैरह से आप थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बनाते हो, क्योंकि एल्गी जब ग्रो हो रही है तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसने सिक्वेस्टर किया हुआ है, इसी से आपने बायोफ्यूल बना लिया, उसको यूज़ कर लिया। तो ये है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ये एक तरह से कार्बन न्यूट्रल है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का नेट टू नेट जीरो एमिशन कर रहा है एनवायरनमेंट में। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बना हुआ है, कि वैसे क्रॉप्स जो जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है और इस तरीके से कि इनका नेट कार्बन एमिशन निगेटिव हो, मतलब ये ओवरऑल बर्न होने तक के प्रोसेस में, कल्टीवेट होने से लेकर के उसका इथेनॉल बनने से लेकर के उसको यूज होने तक के प्रोसेस में ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से खींच के जमीन में सिक्वेस्ट करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कार्बन नेगेटिव। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ, कैलोरीफिक वैल्यू, इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू जो है पेट्रोल से कम है, तो ऑब्वियसली कैलोरीफिक वैल्यू कम होने से माइलेज जो होगा वो कम होगा।
गवर्नमेंट एंड एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, ड्रॉप इज मार्जिनल एट E20। E20 पे ड्रॉप जो है वो पेट्रोल का माइलेज का ड्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मार्जिनल है, मे बी 0.5 किलोमीटर पर लीटर, वैसा कुछ ड्रॉप है। मेजर ओनली इन प्योर एथेनॉल, जब हम प्योर एथेनॉल ही यूज करेंगे तो ड्रॉप ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ऑक्टेन नंबर हायर, ऑक्टेन रिड्यूसेस नॉकिंग, अगर ऑक्टेन नंबर हायर है तो नॉकिंग रिड्यूस हो जाएगा, कंबशन का स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और ऑक्टेन नंबर हायर है, इससे पर्टिकुलेट मैटर, छोटा छोटा जो 2.5 माइक्रोम का पार्टिकल्स है वो सब, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपोनेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब यहाँ से एमिट कम होंगे पहले से ज़्यादा। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, अब ये हाइग्रोस्कोपिक कई बार प्रीलिम्स में यही आ सकता है कि व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन। रिस्क क्या है, अट्रैक्ट्स मॉइस्चर, रस्ट, क्लॉग्ड फिल्टर, डिग्रेडेड रबर पार्ट्स। गवर्नमेंट सेज वन टाइम रिप्लेसमेंट ऑफ गैस्केट रबर पार्ट इज लो कॉस्ट। वन टाइम रिप्लेसमेंट अगर गैस्केट का हो रहा है, रबर पार्ट का हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपके लिए नहीं है। एक्सपर्ट क्या वार्न करते हैं, ओल्डर कार्बोरेटेड व्हीकल कैन फेस सीरियस कोरोजन एंड इंजेक्टर इश्यूज, कि पुराने व्हीकल्स जो हैं जिसका कार्बोरेटर जो है वो सीरियस कोरोजन कोरोजन उसमें हो सकता है, इंजेक्टर का इशू भी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी चैलेंज ओल्डर फ्लीट, जो फ्लीट 2020 के पहले का है, फ्लीट मतलब क्या, व्हीकल्स, फ्लीट मतलब व्हीकल्स का एक कारवां, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लीट, जो 2020 के पहले का है, कैन नॉट रिकैलिब्रेट फॉर हायर ऑक्सीजन कंटेंट। E20 में बहुत ज़्यादा कैलिब्रेट नहीं हो पाएगा, उसमें कोरोजन होगा, उसके इंजन में क्लॉगिंग होगा, उसका एफिशिएंसी लॉस होगा। मॉडर्न फ्लीट जो है, जो अभी 2020 ऑनवर्ड्स वाला है, जो BS6 इंजन वाला है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स हैं, कैन ऑटो एडजस्ट एयर फ्यूल रेशियो को ऑटो एडजस्ट कर सकता है, इग्निशन टाइमिंग को ऑटो एडजस्ट कर सकता है। लोअर रिस्क ऑफ इंजन डैमेज, उसमें इंजन डैमेज का रिस्क क्या है, कम है, उसका मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। 90% ऑफ इंडियाज करेंट फ्लीट इज नॉन E2 रेडी। 90% जो अभी करंट व्हीकल्स इंडिया में हैं वो E20 रेडी नहीं है। विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट E20 रोल आउट रिस्क क्रिएटिंग कंज्यूमर रिजेंटमेंट, increased maintenance cost and even block markets for non blended petrol in some region। बहुत जगह नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल भी बिक सकता है, लीगली इलीगली जो भी है। स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन क्या होगा, इन्हेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमें क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल अगर कम इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया ऑलमोस्ट 1.44 लाख करोड़ रुपीस फॉरेन एक्सचेंज में बचा सकती है। पोटेंशियल फॉर $10 बिलियन एनुअल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही आप बनाओगे क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो सकता है, फार्मर का इनकम बूस्ट हो सकता है। इनहेंसेज रूरल इकोनॉमी, फार्मर बिकम्स ऊर्जा दाताज, फार्मर जो होंगे वो एनर्जी दाताज भी बन जाएंगे। ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडर भी बन जाएंगे, अन्नदाता तो है, एनर्जी दाता भी बन जाएंगे। अब ये फार्मर्स वाला जो कंटेक्स्ट है, ये एग्रीकल्चर के लिए इस साल के मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेवली इंपॉर्टेंट है। आप समझ नहीं सकते हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इस साल मेंस दे रहे हो तो इसको नोट करके लिख सकते हैं, इसको एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हो। कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेगा जहाँ पे ये कंटेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, cleaner combustion than petrol, reduces मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट इमिशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। नीति आयोग क्या बताती है, सुगर केन का इथेनॉल जो है ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन 65% तक करता है। मेज का इथेनॉल जो है 50% ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन करता है। ऑलरेडी रिड्यूस 736 LMT CO2 इमिशन इक्वल टू प्लांटिंग 30 करोड़ ट्रीज। इतना अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होता है तो 30 करोड़ ट्रीज प्लांटिंग के बराबर हो जाता है, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना, कि वेस्टेज से आप एनर्जी बना रहे होंगे, वेस्ट टू वेल्थ बढ़ेगा। ठीक है, यूटिलाइज सरप्लस ग्रेन को यूटिलाइज किया जा सकेगा, डैमेज्ड क्रॉप को यूटिलाइज किया जा सकेगा, एग्रीकल्चर के रेसिड्यू को यूटिलाइज किया जा सकेगा, स्टबल बर्निंग का जो इशू है उसको मिटिगेट किया जा सकता था। ये मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मेंशन करोगे, रिड्यूसिंग अर्बन पॉल्यूशन, जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट प्रॉब्लम है। पानीपत 2G इथेनॉल प्लांट कन्वर्ट्स बायोमास को फ्यूल में कन्वर्ट करता है। की रिस्क एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज, इंडिया इंपोर्टेड 1 मिलियन टन मेज, इतना हम मेज इंपोर्ट ही कर ले रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा है ना,
इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रेड इनस्टेबिलिटी, वाटर स्ट्रेस, क्योंकि शुगर केन को बहुत पानी चाहिए, ड्राउट हिट एरियाज में महाराष्ट्र में, यूपी के कुछ एरियाज में, महाराष्ट्र विदर्भवाड़ा में, है ना, बहुत ज़्यादा ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा। जियो पॉलिटिकल एंड ट्रेड पॉलिसी प्रेशर, WTO concerns raised by US and other over India's ethanol subsidies and import restriction, है ना। WTO जो वर्ल्ड के ट्रेड के रूल्स बनाता है, उसमें यूएस वगैरह कंट्रीज ने कंप्लेन किया हुआ है इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया इथेनॉल प्रोडक्शन पे सब्सिडी देता है, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के इथेनॉल मार्केट में इंडिया का इथेनॉल सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया को WTO के रूल्स के साथ अलाइन भी करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं? इथेनॉल प्लांट से भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होंगे। प्लांट क्लासिफाइड एज रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, जो इथेनॉल प्लांट है वो बहुत अच्छे प्लांट नहीं है, जहां प्लांट होगा वो रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज की तरह क्लासिफाइड है, मतलब हाई पॉल्यूशन रिस्क वहां भी है। रिस्क ऑफ टॉक्सिक एफ्लुएंट्स इन रिवर, कृष्णा रिवर का केस है। ये सब एग्जांपल्स आप डाउन साइड में मेंशन करोगे। दिस इज वन ऑफ द हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर मेंस। इंडस्ट्री कॉस्ट, रेट्रोफिटिंग ओल्ड व्हीकल को आपको रेट्रोफिट करना पड़ेगा, उसमें भी सबका कॉस्ट जाएगा। कैलिब्रेशन इंजीनियर्स चार्ज हेवली, जो कैलिब्रेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे, किससे? कस्टमर से। मेजर्स फॉर सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एथेनॉल बिल्डिंग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फीड स्टॉक जिसको फीड किया जाएगा, है ना, फीड करके जिससे बनाया जाएगा इथेनॉल, उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, 2G इथेनॉल पे शिफ्ट हुआ जाए। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए। वाटर स्मार्ट इथेनॉल प्रोडक्शन, जिसमें ऐसे क्रॉप्स लगें जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज नहीं हो, शुगर केन कम यूज हो, है ना, मेज राइस कम यूज हो। वाटर ऑडिट को बढ़ावा देना, फुटप्रिंट कैप्स पे लगाना। इनकरेज ड्राउट टॉलरेंट फीड स्टॉक एंड ड्राई लैंड फार्मिंग, सब्सिडाइज ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड लो वाटर टेक्नोलॉजीज, इनको सब्सिडाइज किया जाना। रेगुलेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल रीइंफोर्समेंट, क्रिएट इथेनॉल क्वालिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, इथेनॉल का भी क्वालिटी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या इथेनॉल बन रहा है, क्या पेट्रोल में मिक्स हो रहा है, क्या वो आगे व्हीकल्स में यूज हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्डाइज ब्लेंडिंग नॉर्म्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, व्हीकल सेफ्टी, इन्फोर्स रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग एंड पब्लिक ऑडिट्स। मेजर्स फॉर सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट इथेनॉल ब्लेंडिंग, वैल्यू चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। इंट्रोड्यूस इथेनॉल कॉरिडोर्स फॉर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, इथेनॉल कॉरिडोर्स बनना चाहिए, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फार्मर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, क्रॉप्स को रोटेशन, एफिशिएंट कल्टीवेशन, इथेनॉल क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइस गारंटी, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर एंड बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, है ना। जो भी इथेनॉल प्लांट है वहाँ से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आना चाहिए, रिवर्स में और बाकी स्ट्रीम में लिक्विड डिस्चार्ज आता है तो वो पूरे रिवर को और वाटर स्ट्रीम को क्या करेगा? प्रोल्यूट करेगा। ग्रीन क्रेडिट का काम करना चाहिए। फाइनेंशियल डी रिस्किंग फ्रेमवर्क, यूज ग्रीन बॉन्ड्स, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, सॉवरेन गारंटीज, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विथ OMC टू इंश्योर मार्केट सिक्योरिटी। ग्लोबल कंपैरिजन, ब्राजील पैरोकुल प्रोग्राम स्टार्टेड 1975 आफ्टर ऑयल क्राइसिस। What is the policy tool? Subsidies, tax breaks, long-term R&D partnership, flex fuel vehicle adoption, flex fuel, ऐसे फ्यूल हो जो फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल एडॉप्शन हो, ग्रेजुअल फेजिंग। रीच्ड E27 टुडे बट ओवर 40 years। ठीक है, लार्ज स्केल फ्लैक्स फ्यूल इंजन अलाउ एडाप्टेशन टू वेरिंग ब्लेंड। तो ब्राजील में क्या है? फ्लैक्स फ्यूल है। फ्लैक्स मतलब वो फ्यूल जो इंजन होगा वो इथेनॉल ब्लेंडेड वाला भी, बिना इथेनॉल ब्लेंडेड वाला भी, है ना, डायरेक्ट पेट्रोल वाला भी, ऐसा इंजन जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैक्स फ्यूल बोलते हैं। फ्लैक्स फ्यूल इंजन बनाए जाने चाहिए, उनका एडाप्टेशन बढ़ना चाहिए। वाई इंडिया केस इज डिफरेंट? हमारा जो टाइमलाइन है वो बहुत कॉम्प्रेस्ड है, बहुत कम टाइम में हम लोग ये काम कर रहे हैं। फ्लैक्स फ्यूल एडॉप्शन का टाइम ही ज़्यादा नहीं बचा। 2G इथेनॉल का बेस ही हमारा वीकर है, 1G इथेनॉल पे काम चल रहा है। ब्राजील एग्रो क्लाइमेटिक एडवांटेज है ब्राजील में। शुगर केन इज वाटर एफिशिएंट इन ट्रॉपिकल ब्राजील, बहुत बारिश होता है ब्राजील में, है ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट वही है, तो बारिश होता है तो शुगर केन वाटर एफिशिएंट है। अनलाइक इन इंडिया सेमी एरिड केन बेल्ट, हमारे यहाँ पानी खींच के नीचे से पानी खींच के शुगर केन में दिया जाता है। इंडिया रिस्क ओवर स्ट्रेचिंग बोथ रिसोर्सेज sugar and water and vehicle infrastructure by pacing too fast without Brazil like gradualism। ठीक है, तो हमें क्या थोड़ा स्लो डाउन होने की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉरेक्स, ठीक है, ये सब पैसे वैसे बचेंगे, फार्मर इनकम है, रूरल इकोनॉमी होगा, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, है ना, ये सब तो हम बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको समराइज कर दिया। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? इंडियाज इथेनॉल स्ट्रेटजी शुड फॉलो 3 E's। हमारा इथेनॉल स्ट्रेटजी में एनर्जी सिक्योरिटी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए।
रिक्वायर्स एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और ये सभी कंक्लूजन लिखोगे। इसमें क्लीन एनर्जी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आएगा, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आएगा, क्लाइमेट एक्शन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आएगा। बार बार आप पूछते हो सर कंक्लूजन में क्या मेंशन करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या आपको याद हैं ऑल 17? अगर ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद हैं तो GS2 और GS3 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कंक्लूजन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। विजन फॉर विकसित भारत 2047, मोदी जी का 15 अगस्त का स्टेटमेंट या 15 अगस्त के बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे हम उसको एनालिसिस करने वाले हैं। विजन फॉर विकसित भारत, विजन फॉर विकसित भारत क्या है? ऑन August 15, Prime Minister Narendra Damodar Das Modi delivered his 12th Independence Day speech from Red Fort. Address was described as unprecedented for its visionary scope, bold reform and long-term roadmap. Long-term roadmap की बात यहाँ मोदी जी ने की। यहाँ मोदी जी ने सेल्फ रिलायंस, ऑब्वियसली इनोवेशन, सिटीजन का एम्पावरमेंट की बात करी। इंडिया को एक ग्लोबली कॉन्फिडेंट, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड इकोनॉमिकली रेजिलिएंट कंट्री, यही सब कीवर्ड्स हैं। आप पूछते हो ना सर कीवर्ड्स, अब ये इसमें ग्लोबली कॉन्फिडेंट एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं पता। कॉन्फिडेंट आपको पता है, ग्लोबली आपको पता है, बट ग्लोबली कॉन्फिडेंट को एक साथ आप यूज कर सकते हो ये आपको नहीं पता होगा बहुत लोगों को। तो ये सब कीवर्ड्स आप नोट करते चलो। टेक्नोलॉजिकली एडवांस, इकोनॉमिकली रेजिलिएंट, तो इकोनॉमिक आपको पता है, रेजिलिएंट आपको पता है। रेजिलिएंट मतलब बहुत जो स्ट्रांग होते जाए, धीरे धीरे लर्निंग, गलतियों से सीखते जाए, स्ट्रांग होते जाए। तो इकोनॉमिकली रेजिलिएंट जो है वो आपको नहीं पता है। तो ऐसे ये सब कीवर्ड्स हैं, की फ्रेजेस हैं जो आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज करोगे, और यही सब की फ्रेजेस का यूज करके लोग टॉपर बनते हैं। दैट जनरेशन सैक्रिफाइस फॉर स्वतंत्र भारत, नाउ दिस जनरेशन शुड टेक बोल्ड स्टेप फॉर समृद्ध भारत। अब ये जनरेशन समृद्ध भारत के लिए, पहले स्वतंत्र भारत हुआ, अब समृद्ध भारत के लिए हमें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये भी कीवर्ड है, समृद्ध भारत। की हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने मेड इन इंडिया वेपन्स को काफी यूज किया। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने रोक दिया। हमने बोला ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये दिखाता है कि हम किसी भी तरह का अनजस्ट इंटेंट को नहीं सहेंगे, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ्स, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात करी। की हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट, मिशन सुदर्शन चक्र की बात यहाँ पे हुई। लॉन्च ऑफ पावरफुल इंडिजिनस मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड टारगेटेड टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस। 2035 तक हमारा जो भी पब्लिक प्लेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करना स्टार्ट करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए इंडिया का मैप बना देता हूँ, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन जो भी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में क्या हो जाएगा, बॉर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। पब्लिक प्लेस में सबसे पहले तो बॉर्डर जरूरी है, पब्लिक प्लेस नहीं है बट बॉर्डर इज इंपॉर्टेंट, डिफेंस शील्ड। इसके अलावा जो भी मार्केट्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, रेलवे स्टेशन हैं वो हो जाएंगे, एयरपोर्ट्स हैं वो हो जाएंगे, बस स्टॉप्स हैं ये वो हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस जो हैं वहाँ पे मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड होगा, जिससे कि पब्लिक को प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। ये इंटरनल सिक्योरिटी में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जो कि आपके GS पेपर 3 का पार्ट होता है। मिशन सुदर्शन चक्र, मेंस में आपसे इस साल हो सकता है कि मिशन सुदर्शन चक्र ही पूछ लिया जाए। स्ट्रेटेजिक मिशन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी, रिजेक्शन ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता रहता है, कुछ भी होगा हम न्यूक्लियर मार देंगे, उसका रिजेक्शन एंड एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंट डिफेंस, और सेल्फ रिलायंट डिफेंस पे एम्फेसिस। की हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट, आत्मनिर्भर भारत एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, मेड इन इंडिया चिप, माइलस्टोन फॉर सेमीकंडक्टर सॉवरेनिटी। सेमीकंडक्टर में हमें सॉवरेनिटी हासिल करनी है, सेमीकंडक्टर खुद ब खुद प्रोड्यूस करना है। न्यूक्लियर सेक्टर ओपनिंग टू प्राइवेट प्लेयर, रिफॉर्म ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट, नेशनल क्रिटिकल, ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट के बारे में हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि छोटे छोटे एटॉमिक एनर्जी के प्लांट हम लगा सकें। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, क्रिटिकल मिनरल पे भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसमें गैस वैस के रिजर्व हम ढूंढ पाए, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ डिस्कस किया जा रहा है। की हाइलाइट्स, न्यू इनकम टैक्स बिल, नया इनकम टैक्स बिल आ चुका है जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा और 12 लाख तक का रिलीफ देगा। आपका अगर एनुअल इनकम 12 लाख तक का है, 12 लाख तक का है, महीने का 1 लाख तक का है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। फेसलेस असेसमेंट्स होंगे। GST 2.0, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि GST 2.0 दिवाली तक लॉन्च हो सकता है। व्हाट इज GST 2.0? देखो अभी जो GST हम लोग देते हैं
जीएसटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लैब्स हैं। जीएसटी में स्लैब्स है 0% का, जीएसटी में स्लैब है 5% का, जीएसटी में स्लैब है 12% का, जीएसटी में स्लैब है 18% का, जीएसटी में स्लैब है 28% का, कुछ 28% के ऊपर सेस भी लगता है, कुछ चीज़ों गोल्ड वोल्ड पे 2% भी लगता है। तो बहुत सारा मल्टीपल स्लैब्स यहाँ पे हो जा रहा है। अब यहाँ पे ऐसी बात बोली जा रही है कि जीएसटी को और ज़्यादा रैशनलाइज किया जाएगा, 2 ही स्लैब में मान दिया जाएगा। एक स्लैब 5% का होगा, दूसरा स्लैब 18% का होगा, बस खत्म। 28% वाला स्लैब हट जाएगा। बहुत कम कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसपे 40% डायरेक्टली क्या ले लिया जाए, टैक्स ले लिया जाए। बहुत कम प्रोडक्ट, लग्जरी गुड्स, बहुत सारे बहुत लग्जरी या सिन गुड्स है ना। तो ये इससे आम जनता का या ऑलमोस्ट 95% जनता का कंसर्न नहीं होगा। मे बी सिगरेट इसमें आ जाए, है ना, वी नेवर नो। तो सिगरेट पीने वाले वैसे भी सिगरेट सिन गुड्स में आता है, ठीक है। वी कैन नॉट क्लेम राइट नाउ कि क्या होने वाला है। मैक्सिमम गुड्स आपको 5 और 18% के कैटेगरी में देखेंगे। जो बहुत एसेंशियल गुड्स हैं वो आपको 5% की कैटेगरी में देख सकते हैं। बहुत सारे एसेंशियल मेडिसिन देख सकते हैं, सैनिटरी पैड्स देख सकते हैं। सैनिटरी पैड वैसे अभी 0% में चल रहा है, ठीक है। 18% में जो बहुत सारे रेगुलर, अभी जैसे बाइक्स वाइक्स पर 28% है, वो 18% के कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो बहुत सारा जीएसटी रैशनलाइज होने वाला है। और जो भी बिजनेसेस हैं जिनको अलग अलग रेट पे जीएसटी फाइल करना पड़ता है, उनका जीएसटी का कॉम्प्लायंस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जीएसटी फाइलिंग उनके लिए होगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जीएसटी कैलकुलेशन जो होगा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। डी क्रिमिनलाइजेशन ड्राइव, एबोलिशन ऑफ ओवर 40,000 अननेसेसरी कंप्लायंस, बहुत सारे बेकार पुराने आउटडेटेड लॉ को हटा दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 25 करोड़ बेनिफिशरीज को, इंडियन बेनिफिशरीज को डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा मिल रहा है, उनका पॉवर्टी कम हो रहा है। की हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें 1 लाख करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। 1 लाख करोड़ का आउटले है, मतलब पैसे का आउटले है, रोजगार नहीं, मनी का आउटले है ये। 15,000 पर न्यूली एम्प्लॉयड यूथ को मिलने वाला है। 3 करोड़ बेनिफिशरीज यहाँ पे टारगेट किए जा रहे हैं, है ना, प्रधानमंत्री भारत विकसित भारत रोजगार योजना के तहत। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स वगैरह में आ सकता है, ठीक है। पैसा कितना, 1 लाख करोड़, और बेनिफिशरीज कितना, 3 करोड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों पॉइंट इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू प्रोडक्टिव लेबर, हमारे पास जो यंग यूथ हैं तो वो यूथ को प्रोडक्टिव लेबर में कन्वर्ट करना है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स, ईपीएफओ के द्वारा हमें जॉब्स को फॉर्मलाइज किया जाए। मतलब अगर प्रोविडेंट फंड इंक्लूड हो जाता है तो कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी प्रोविडेंट फंड में जाता है, ठीक है। वो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी का काम करता है और फॉर्मलाइजेशन हो जाता है। की हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट, फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी, फार्मर्स बैकबोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फार्मर्स क्या है, प्रॉस्पेरिटी का बैकबोन है। इंडिया का रैंक क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है, पल्सेज में फर्स्ट है, जूट में फर्स्ट है, राइस में सेकंड है, व्हीट में सेकंड है, कॉटन में सेकंड है, फ्रूट्स में सेकंड है, वेजिटेबल में सेकंड है। अब ये जो आपको लग रहा है ना रैंक ऐसे ही है, ये भी प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट डेटा होता है। प्रीलिम्स में ऐसे चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। अगले साल यूपीएससी एपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल सकता है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट क्रॉस 4 लाख करोड़। लॉन्च ऑफ पीएम धन्य धान्य कृषि योजना फॉर 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये बजट में लॉन्च इस साल कर दिया गया। अपॉर्चुनिटीज इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट ग्रोथ स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल फार्म लीडरशिप, एक्सपोर्ट ग्रोथ से इंडिया का ग्लोबल फार्म लीडरशिप जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगा। की हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट, डेमोग्राफी एंड नेशनल इंटीग्रिटी, हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन, टारगेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर को सिक्योर करेंगे, लाइवलीहुड को प्रोटेक्शन देंगे, लाइवलीहुड मतलब रोजगार, डेमोग्राफिक को बैलेंस करेंगे कि सो दैट कि अच्छा डेमोग्राफिक हमारा काम के लायक हो सके। पॉपुलेशन कंट्रोल से लेकर के सारी चीजें, स्किलिंग, हेल्थ, सब कुछ आ जाएगा डेमोग्राफिक बैलेंस में। अब देखो यही सब तो की फ्रेजेस हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है, कंक्लूजन्स में लिखने होते हैं। अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेंथन बॉर्डर रीजन्स पॉलिटिकली एंड सोशली, पॉलिटिकली भी बॉर्डर रीजन्स, अगर पॉलिटिकली बॉर्डर रीजन्स जितने इंपावर्ड होंगे, जितना इंडिया फील कर पाएंगे, सोशली जितने इंपावर्ड होंगे उतना बॉर्डर रीजन्स इंपावर्ड होगा। क्रिएट्स स्ट्रक्चर्ड डेमोग्राफिक मॉनिटरिंग, विजन फॉर विकसित भारत, पीएम मोदी कंक्लूडेड विद अ कॉल फॉर विकसित भारत बाय 2047 द सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस का सेंटेनरी जब 100 साल इंडिया पूरा कर रहा होगा। He emphasized that true independence lies in self-reliance, innovation, citizen empowerment. Every citizen was urged to buy India-made products, support innovation, and participate in scientific, technological, and entrepreneurial ventures. He envisaged a prosperous, powerful, and self-reliant India where national strength is rooted in the capabilities and commitment of its people.
लास्ट टॉपिक फॉर द डे, व्हाट ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इंटेल्स। विमेन का ट्रू एम्पावरमेंट क्या कहलाता है। तो अब देखो यहाँ पे कर्नाटका के एक बहुत ही पावरफुल जो पॉलिटिशियन के घर से है ना, एक पर्सन जो है वो जेल जाते हैं, रेप केस में जेल जाते हैं। और रेप केस किसका होता है, वो मेड का होता है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड हेल्प जिसको आप बोलते हो, डोमेस्टिक हेल्प जो घर में काम करने वाली, खाना बनाना या बाकी साफ सफाई काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प है, उससे रिलेटेड केस है। और ये पूरा वुमेन का एम्पावरमेंट उसी के कॉन्टेक्स्ट से समझाया जा रहा है। द रिसेंट केस ऑफ ए डोमेस्टिक हेल्प इन कर्नाटका हु स्टूड फर्म अगेंस्ट अ पावरफुल पॉलिटिशियन विथ नो वेल्थ, नो पॉलिटिकल कनेक्शन। उस वुमेन के पास कोई वेल्थ नहीं था, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, नो कोई मीडिया मशीनरी नहीं थी, रिफ्यूज टू बी ओन डाउन, शोड व्हाट ट्रू एम्पावरमेंट इंटेल्स। वो बैक डाउन, पीछे नहीं हटी। वो दिखाता है ऑब्वियसली कितना मनी पावर रहा होगा कि पीछे नहीं हटना चाहिए। वट इज वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावर वुमेन, एम्पावर ए कम्युनिटी, ऐसा कॉफी अन्नान साहब बोलते थे। कॉफी अन्नान कौन है, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल, बहुत फेमस सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। विमेन एम्पावरमेंट मीन्स इनेबलिंग विमेन टू हैव इक्वल एक्सेस। इक्वल एक्सेस किसका, राइट्स का, रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का, डिसीजन मेकिंग का, ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी पे। विमेन एम्पावरमेंट में वुमेन को सोशली एम्पावर, एजुकेशनली एम्पावर, इकोनॉमिकली एम्पावर, पॉलिटिकल एम्पावर, साइकोलॉजिकली एम्पावर, टेक्नोलॉजिकल एम्पावर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्या है, साइकोलॉजिकल एम्पावर। अगर इफ सी इज साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड, बाकी सब एम्पावरमेंट हो ही रहा है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इन सब डोमेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखेगा। ठीक है, बट इंश्योरिंग दैट इवन मार्जिनलाइज्ड वुमेन, मार्जिनलाइज मतलब जो किनारे पे वुमेन है, जो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर, सर्वाइवर ऑफ यूज कैन एक्सरसाइज एजेंसी। एजेंसी मतलब होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग, सेल्फ डिसीजन मेकिंग है ना, उसको आप क्या बोलोगे, एजेंसी बोलोगे, एक्सरसाइज एजेंसी एंड लिव विद डिग्निटी। ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, empowered women strengthen justice delivery, social equity and democratic institution by resisting entrenched power structure. Causes of lack of empowerment, structural inequality, patriarchal norm limit women's choices in education, employment and personal freedom. एग्जाम्पल, सन मेटा प्रेफरेंस। सन मेटा प्रेफरेंस मतलब कि बेटा ही चाहिए, है ना, बेटा चाहिए। देखोगे किसी के यहाँ 3 बेटियां हैं, फिर एक बेटा है लास्ट, 2 बेटियां हैं, फिर एक बेटा है लास्ट, 4 बेटियां हैं, फिर एक बेटा है लास्ट। तो वो क्या दिखाता है कि जब बेटा हुआ उसके बाद से उनकी खोज जो है, बच्चे पैदा करने का जो खोज है वो खत्म हो गया। तो उसको बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस, के लास्ट में आपको बेटा मिल रहा है। ठीक है, ये पंजाब, हरियाणा, बाकी स्टेट में भी देखने को मिलेगा। ये है एम्पावरमेंट का, लैक ऑफ एम्पावरमेंट का कॉज। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का काफी कम है, ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में कम है। बार बार अलग अलग सर्वे से हम इसकी बात करते आए हैं। केयर वर्क जो है वो भी अनपेड वाला केयर वर्क, डिसप्रोपोर्शनलिटी हाई है वुमेन के ऊपर। अनपेड डोमेस्टिक केयर एंड वर्क रिलेटिव टू मेन, मेन के कंपैरिजन में वुमेन जो है 2.8 टाइम्स ज्यादा काम करती हैं अनपेड डोमेस्टिक वर्क केयर पे। कॉजेज ऑफ लैक ऑफ एम्पावरमेंट, जेंडर गैप है। जेंडर गैप मतलब हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन है, प्रमोशंस में डिस्क्रिमिनेशन है, ग्लास सीलिंग, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उनका प्रमोशन नहीं होता है, ग्लास का सीलिंग आ जाता है। स्टिकी फ्लोर, स्टिकी फ्लोर मतलब फ्लोर पे ही स्टिक करके रह जाती हैं, राइज नहीं कर पाती हैं। एंड ग्लास क्लिप, एंड ग्लास क्लिप हो जाता है फिनोमेना। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेजेस कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रैंक इंडिया एट 131 आउट ऑफ 148 कंट्री विद a स्कोप ऑफ 64.4। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हमने कुछ दिन पहले ही एनालाइज किया था, आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। Lack of property ownership and financial inclusion. Despite laws granting equal inheritance rights, only about 20% of women own land and property in India. NFHS 5 data, 42.3% of women and 62.5% of men own a house, while ownership of land either solely or jointly stand at 31.7% for women and 43.9% for men. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा ये बताता है कि 42.3% ऑफ वुमेन एंड 62.5% ऑफ मेन ओन अ हाउस। ओनिंग अ हाउस जो है वुमेन के लिए कम है, ज्वाइंट ओनिंग भी कम है। एजुकेशन जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है वुमेन का लिटरेसी रेशियो कम है ना, मेन के कंपैरिजन में। मेन का 84 है, वुमेन का जस्ट 71 है। कॉजेज ऑफ लैक ऑफ एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है, लोकसभा में सिर्फ 14%, राज्यसभा में सिर्फ 14%। अभी गवर्नमेंट बिल पास कर चुकी है, 33% रिप्रेजेंटेशन आने वाले टाइम में होगा। सोशल स्टिग्मा, विक्टिम ब्लेमिंग एंड ऑस्ट्रासाइजेशन फोर्स
मेनी वुमेन इनटू साइलेंस, ऑस्ट्रासाइजेशन मतलब विमेन का ऑस्ट्रासाइज कर देना, सोसाइटी से निकाल देना, ठीक है। तो बहुत सारा वुमेन इस वजह से साइलेंस में चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल रेप विक्टिम्स, खासकर एक्सपोजर टू वायलेंस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट, है ना, उसके केसेस आप 28,000 कंप्लेंट्स एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बताता है 2023 में हुए हैं। 50% ऑफ वुमेन सुसाइड डेथ्स वेयर टू हाउसवाइफ 2021 में एनसीआरबी का डेटा बताता है। लैक ऑफ एम्पावरमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अब्यूज परपिचुएशन में होता है, लगातार होता है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है। वुमेन लूज जॉब्स, फेस डेट एंड आर एक्सक्लूडेड ड्यू टू स्टिग्मा। erosion of justice, fear of retaliation discourages other women from filing complaints. Psychological trauma, survivors suffering untreated trauma, isolation, loss of self-confidence. Tokenistic empowerment, focus remains on elite women achievers while grassroots struggles are ignored. Grassroots struggles को इग्नोर कर दिया जाता है। इंडियाज रोल इन कॉम्बैटिंग जेंडर जस्टिस, इंडिया का रोल क्या है जेंडर जस्टिस को कॉम्बैट करने में? आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को गारंटी करना। प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को गारंटी करना, ठीक है, प्रोहिबिट करना, सॉरी। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन, इसको आप इनेबलिंग प्रोविजन भी बोलते हो। आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ पॉलिटी में आप डिटेल में पढ़ते ही हो। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इनेबलिंग प्रोविजन मतलब स्पेशल क्लॉजेस भी, स्पेशल मेजर्स भी गवर्नमेंट स्टेट वुमेन के फेवर में, चिल्ड्रन के फेवर में ले सकती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिखाने के लिए भी स्पेशल मेजर्स लिया जा सकता है। आर्टिकल 39 डी, ये जो डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके पहले वाले आर्टिकल क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉल फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन और वुमेन के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। आर्टिकल 42 डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है आर्टिकल 42 को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इंडियाज रोल इन कॉम्बैटिंग जेंडर इनजस्टिस, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया, निर्भया फंड बनाया, मिशन शक्ति, ये बार बार मैंने पिछले 2 महीने में डिस्कस किया है करंट अफेयर्स में, ठीक है। मिशन शक्ति, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इंडियाज रोल इन कॉम्बैटिंग जेंडर इनजस्टिस, लीगल फ्रेमवर्क क्या है? पोश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेज एक्ट, ये भी हमने काफी डिस्कस किया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जुडिशियल प्रेसिडेंट, विशाखा गाइडलाइन, निर्भया केस, ये सब में रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी हम फॉलो करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 1979 में जो कन्वेंशन अडॉप्ट किया उसको फॉलो करते हैं। इट वाज साइंड बाय इंडिया इन 1980 एंड वाज रैटिफाइड इन 1993। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, adopted at the 1995 UN World Conference on Women. It laid out agenda areas for women empowerment, including economic participation. UN Sustainable Development Goal. Goal 5 aims to achieve gender equality and empower all women and girls, including through economic empowerment measure by 2030. What is the way forward? Legal and financial support. State funded survivor compensation. जो survivor women हैं उनको state funding मिलना चाहिए। उनका लीगल कॉस्ट मतलब जिस तरह से वो सरवाइव करनी है ना, कोर्ट में जा रही हैं सरवाइव करने के लिए, लीगल कॉस्ट, उनका स्टेबिलिटी पीरियड, वो सब कुछ फंडेड होना चाहिए, गवर्नमेंट फंड करे। डेडिकेटेड सर्वाइवर लिटिगेशन सेल बने जिसमें एडवोकेट्स हों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हों, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हों। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट पाथवेज दिया जाए। एग्जाम्पल्स, PSUs कुड एक्सटेंड रिहैबिलिटेशन लिंक्ड कोटास, CSR based livelihood program हो। Corporate should fund skill building for survivor under CSR mandate. What is the way forward? Psychological and social support, structured trauma recovery program, state funded counseling, peer network and therapy. Kerala's Shaki One Stop Center provide counseling, legal aid, shelter should be scaled up. Institutionalizing survivor voice, survivor should be trained as counselor in police station, मेंटर्स इन कम्युनिटी एक्शन एंड मेंबर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अंडर पोश एक्ट, ठीक है। अब ये सब कुछ जो है बहुत सारा एक्ट वगैरह इसमें आ जा रहा है। कंक्लूजन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कोट हम बोल सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर का, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, है ना। तो सिमिलर कोट्स आपको गांधी जी के भी मिल जाएंगे, सिमिलर कोट नेहरू के भी मिल जाएंगे। द ट्रू एम्पावरमेंट, women empowerment is delivered not when women wins in court but when she can rebuild her life with dignity afterward. ये कंक्लूजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है।
अब ये क्वेश्चन जो है मॉडल आंसर, इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में S&P है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में पढ़ा था, उस पर ये क्वेश्चन है, उसका ये मॉडल आंसर है। अगर आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मॉडल आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, और समझ सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन तो था डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के ऊपर था, ठीक है, ट्रेन्स के ऊपर था, है ना, तो ये आप पढ़ सकते हो और यहाँ से आप आंसर, इसमें आप मैप भी बना सकते हो, यहाँ पे हमने मैप नहीं दिया हुआ है, आंसर में मैप भी बना सकते हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर जो हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने सेल्फ रिलायंस पढ़ा, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी 2047 तक हम क्या होने वाले हैं, उसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हो। और ये दोनों के ऊपर मॉडल आंसर हमने दे दिया है, तो पहले आप क्वेश्चन लिखो, फिर मॉडल आंसर से आप इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ रिलायंस आज ही के टॉपिक्स हैं, आज के टॉपिक्स कैसे यूटिलाइज करने हैं आप यहाँ से देख सकते हो। और लास्ट मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, फिर मॉडल आंसर्स को आप कंसल्ट कर सकते हो इसका आंसर देखने के लिए। पहले आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो, फिर आप क्या लिखोगे, मॉडल आंसर लिखोगे, ठीक है। तो आई होप सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।